लेडीज एंड जेंटलमैन, माय डियर लिसनर्स, मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं लाया हूं आपके लिए इंट्रोडक्शन टू सीयूईटी। मेरा नाम है अनुभव रखेजा, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं आरकेजी इंस्टीट्यूट ऑन बिहाफ ऑफ नॉलेज लाइब्रेरी टेस्ट प्रेप। अब ये सीयूईटी हम सबके लिए एक मॉन्स्टर है, क्योंकि इसके बिना तो हमें कॉलेज मिलने नहीं वाला। दिल्ली यूनिवर्सिटी की एंट्री के लिए हम सबको सीयूईटी चाहिए, लेकिन सीयूईटी के सिलेबस पे हर साल कुछ ना कुछ लड़ाई हो ही रही है, क्योंकि सीयूईटी का सिलेबस ये कहता है कि हम आपको चेक करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज कि आपकी भाषा कैसी है। अब लैंग्वेज में हम सब ने तो पढ़ा है इंग्लिश, बट क्या ये वही इंग्लिश है जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम में आएगा, जो हम 11th-12th में पढ़ रहे हैं? नहीं, ये इंग्लिश जो एंट्रेंस एग्जाम में आएगा वो आपके 11th-12th के इंग्लिश से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि यहां पे आपसे पूछा जाएगा समथिंग विच इज नोन एज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस कंप्लीशन, वोकैबुलरी या ग्रामर के कुछ फंडामेंटल्स और रूल्स, जिसके बेसिस पे अपनी लैंग्वेज को मास्टर कर सकते हैं। इसके आएंगे 50 क्वेश्चंस। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जाएगा आपके डोमेन के सब्जेक्ट्स, वो तो आप 11th में पढ़ चुके हो और 12th में पढ़ भी रहे हो। और थर्ड आपसे पूछा जाएगा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। जनरल एप्टीट्यूड, ये एप्टीट्यूड क्या होता है? एप्टीट्यूड का मतलब होता है बेसिक समथिंग विच इज नोन एज आईक्यू स्किल्स। आईक्यू का मतलब समथिंग विच इज नोन एज न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसको कॉमनली बोला जाता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अगर आपका क्लास 7th, 8th, 9th, 10th ये मैथ स्ट्रॉन्ग था तो आपके लिए बच्चों का खेल है। अगर आपके लिए थोड़ा सा भी ये डिफिकल्ट था तो हम आपको वो रिवाइज करा देंगे। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी चेक करता है। उसके बाद आईक्यू में चेक होगा समथिंग विच इज नोन एज डेटा बेस्ड क्वेश्चंस, डेटा इंटरप्रिटेशन। अब डेटा इंटरप्रिटेशन का मतलब लाइन बेस्ड, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट या टेबल बेस्ड क्वेश्चंस। और डेटा इंटरप्रिटेशन के बाद जो आपसे चेक करा जाएगा वो होगा लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन है। बचपन में हमने पजल्स करी हैं, रिडल्स करी हैं, या फिर हमने कभी सुडोकू खेला है, जो आपके मेंटल स्किल्स को चेक करता है, उसको बोलते हैं लॉजिकल रीजनिंग। तो बेटा ये तीन चीजें हैं जो एंट्रेंस एग्जाम में आईक्यू के अंडर आएंगी: क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। फिर एप्टीट्यूड में वो ये भी चेक करते हैं हाउ गुड आर यू इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स। Whether you talk about general knowledge, whether you talk about current affairs or you talk about general awareness, ये सब अवेयरनेस का पार्ट है, जिसमें थोड़ी सी हिस्ट्री, थोड़ा सा साइंस, थोड़ी सी ज्योग्राफी, और ये चेक करा जाएगा कि बुक्स किसने लिखी हैं, ऑथर्स कौन है, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी कौन है, या फिर ये चेक करा जाएगा कि स्पोर्ट्स में आप कैसे हो। तो ये तीन चीजें, लैंग्वेज स्किल्स, आईक्यू स्किल्स और अवेयरनेस, ये तीनों मिल के आपके लिए बनाएंगे समथिंग विच इज नोन एज एप्टीट्यूड। अब जनरल एप्टीट्यूड के होंगे 50 क्वेश्चन सीयूईटी में, और उसके साथ साथ लैंग्वेज के होंगे 50 अलग क्वेश्चंस। तो तकरीबन 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे इन योर सीयूईटी एंट्रेंस टेस्ट, जो आपके लिए कभी फेमिलियर नहीं थे, पहले हमने नहीं पढ़े। अब ये क्वेश्चंस होंगे कैसे, क्वेश्चंस पूछे कैसे जाएंगे, क्वेश्चंस में होगा क्या, वो मैं आपको बताने वाला हूं। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे बोर्ड पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बोर्ड पे, और बोर्ड हमारा क्या कह रहा है? बहुत सिंप्लीफाइड क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता है हाउ मेनी स्क्वायर्स, क्या बोला? हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन अ चेस बोर्ड। चेस बोर्ड तो हम बचपन से देखते आए हैं, खेलते आए हैं चेस, देखा है हमने लोगों को चेस खेलते हुए। वर्ल्ड का रैंक 1 जो चेस प्लेयर है वो भी इंडिया से है। तो चेस तो हम बचपन से खेलते हैं। तो कोई मुझे ये बताएगा कि एक चेस बोर्ड में कितने स्क्वायर्स होते हैं? सर इतना सिंपल क्वेश्चन ही तो हम बचपन से देखते आए हैं। अब चेस बोर्ड में अगर हम देखें तो टोटल हमारे पास 8 रोज होती हैं। कितनी होती हैं? 8 रोज। अब 8 रोज के साथ हम ये भी जानते हैं कि टोटल हमारे पास 8 होते हैं कॉलम्स। अब हमारे पास अगर 8 रोज हैं और 8 कॉलम्स हैं, तो ये तो हमने बचपन में पढ़ा हुआ है, दैट नंबर ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू 8 into 8 विच इज इक्वल टू 64। अब इस क्वेश्चन के लिए तो आपने वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी होगी। अब 8 squares into 8 column is equal to 64. How easy, how cool, how wonderful it is. बट इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। ये जो स्क्वायर है, जो ये बॉर्डर दिख रहा है आपको, ये जो स्क्वायर है, ये जो बॉर्डर दिख रहा है आपको, ये जो स्कर्टिंग दिख रही है आपको, ये भी तो एक स्क्वायर के फॉर्म में ही है। तो एक जगह तो मैंने लिख दिया 8 into 8 64, बट ये बॉर्डर और इस स्क्वायर को, इस स्कर्टिंग को मैं कैसे भूल सकता हूं? इसको 1 into 1 भी तो लिखूंगा। तो क्या मैं ये कहना चाहता हूं दैट द टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 65? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता। मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कि जो ये 2 into 2 का मैट्रिक्स है, जो ये 2 into 2 का पेयर देख रहे हो,
ये भी स्क्वायर फॉर्म में है, तो एक जगह 8 इंटू 8 64 आया, एक जगह 1 इंटू 1 आया, लेकिन ये भी तो देखो कि जो 2 इंटू 2 होगा वो भी तो 4 लिख सकते हैं हम। इसी तरीके से क्या हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3 हो जाएगा 9। उसी तरीके से क्या 4 इंटू 4 16 नहीं होगा? उसी तरीके से क्या 5 इंटू 5 25 नहीं होगा? उसी तरीके से क्या 6 इंटू 6 36 नहीं होगा? उसी तरीके से क्या 7 इंटू 7 49 नहीं होगा? उसी तरीके से क्या 8 इंटू 8 64 नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। तो हमने क्या करा? हमने ये फॉर्म ऑफ स्क्वायर्स बना दिए, क्योंकि 3 इंटू 3 भी एक स्क्वायर है, इसी तरीके से 4 इंटू 4 भी स्क्वायर्स होंगे। तो ये स्क्वायर्स कैसे होंगे? ये स्क्वायर्स होंगे 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4, 5 इंटू 5, 6 इंटू 6, 7 इंटू 7, 8 इंटू 8। और जब हम इन सब को टोटल करते हैं, जब हम इन सब को टोटल करते हैं, मतलब जब हम 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 और 64 हम इन सब को टोटल करते हैं, तो द टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स व्हाट वी गेट इज 204। बेटा एक चेस बोर्ड में होते हैं 204 स्क्वायर्स। यस, एक चेस बोर्ड में होते हैं 204 स्क्वायर्स। ये दिखने में 8 इंटू 8 64 होता है, बट ये 64 नहीं है, ये है 204। तो पहली चीज जो मैं आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए सिखाना चाहता हूं वो ये सिखाना चाहता हूं कि जो आंसर दिखता है वो नहीं होता। आई रिपीट, जो आंसर दिखता है वो नहीं होता। सो दैट इज हाउ यू गेट एन आंसर, करेक्ट। तो अब मेरे ख्याल से आपको एप्टीट्यूड फेमिलियर लगने लग गया होगा, और अभी हम सबकी एक फीलिंग बड़ी कॉमन सी है, ये डिफिकल्ट नहीं है बट ये डिफरेंट है। आई रिपीट, ये डिफिकल्ट नहीं है बट ये डिफरेंट है। और अगर ये समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम और कंफर्टेबल हो जाते हैं और हम एक और इसी तरीके का एक क्वेश्चन देखते हैं, और अब हम देखेंगे कि एंट्रेंस एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस और पूछे जा सकते हैं। सो ऑल ऑफ यू फोकस ऑन द स्क्रीन और ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इतने सारे वर्ड्स हैं, देखें जरा क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन ये कहता है अ बर्ड शूटर वाज आस्क्ड, क्या है क्वेश्चन में? अ बर्ड शूटर वाज आस्क्ड, उससे ये पूछा गया हाउ मेनी बर्ड्स डू यू हैव इन द बैग। उसने रिप्लाई किया ऑल स्पैरोज बट 6। क्या रिप्लाई किया? ऑल स्पैरोज बट 6। फिर उसने एक और चीज बोली ऑल पिजन्स बट 6, और फिर उसने एक और चीज बोली दैट ऑल डक्स बट 6। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, क्वेश्चन बहुत इजी सा है, लैंग्वेज को समझने की जरूरत है। लैंग्वेज वो क्या कह रहा है? अ बर्ड शूटर वाज आस्क्ड हाउ मेनी बर्ड्स डू यू हैव इन द बैग। अरे भैया तुम्हारे बैग में कितनी बर्ड्स हैं? उसने रिप्लाई किया ऑल स्पैरोज बट 6, ऑल पिजन्स बट 6 एंड ऑल डक्स बट 6। तो अब इस एक एक लाइन को पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। हमारे बैग में 3 तरीके के प्राणी हैं। कौन से प्राणी हैं? पिजन्स हैं, स्पैरोज हैं और डक्स हैं। क्या ये 3 तरीके के प्राणी हैं हमारे बैग में? बिल्कुल है। पहली स्टेटमेंट को देखते हैं जो ये कहता है ऑल स्पैरोज बट 6। अरे सर बैग में सारे के सारे स्पैरोज हैं। क्या बोला? बैग में सारे के सारे स्पैरोज हैं, पर 6 स्पैरोज नहीं है, क्योंकि ये वर्ड यूज किया गया है बट 6। एक बैग में सारे के सारे स्पैरोज हैं बट 6, सारे के सारे स्पैरोज हैं बट 6, सारे स्पैरोज हैं पर 6 स्पैरोज नहीं है। अब जो 6 स्पैरोज नहीं है वो कौन होंगे? पिजन्स एंड डक्स। वो कौन होंगे? पिजन्स एंड डक्स। तो क्या मैं बोल सकता हूं P प्लस D इज इक्वल टू 6? क्या मैं ये बोल सकता हूं P प्लस D इज इक्वल टू 6? यस, क्योंकि जब स्पैरोज नहीं है तो पिजन्स और डक्स हैं। उसकी अगली स्टेटमेंट क्या कहता है? ऑल पिजन्स बट 6, सारे के सारे पिजन्स हैं। क्या बोला? सारे के सारे पिजन्स हैं पर 6 पिजन्स नहीं है। सारे के सारे पिजन्स हैं पर 6 पिजन्स नहीं है, तो वो कौन होंगे? स्पैरोज प्लस डक्स। तो क्या मैं बोल सकता हूं स्पैरोज प्लस डक्स इज इक्वल टू 6? बिल्कुल बोल सकता हूं। और तीसरी स्टेटमेंट ये कहती है ऑल डक्स बट 6, सारे के सारे डक्स हैं, सारे के सारे डक्स हैं पर 6 डक्स नहीं है, तो जो 6 डक्स नहीं होंगे वो कौन होंगे? पिजन्स एंड स्पैरोज। तो मैं ये बोल सकता हूं P प्लस S इज इक्वल टू 6। और जब मैं इन तीनों लाइंस को, जब मैं इन तीनों इक्वेशंस को, जब मैं इन तीनों पॉइंट्स को ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास आएगा 2 बार P तो 2P, फिर आएगा 2 बार S तो 2S, फिर आएगा 2 बार D तो वो हो जाएगा 2D। तो मेरे पास क्या आया? 2P प्लस 2S प्लस 2D इज इक्वल टू 18। क्या आया?
2p प्लस 2s प्लस 2d इज इक्वल टू 18, और जब मैं इस 2 को कॉमन लेता हूं तो मेरे पास आएगा p प्लस s प्लस d इक्वल्स टू 18, ये आ गया मेरे पास। तो मैं ये कह सकता हूं दैट p प्लस s प्लस d इक्वल्स टू व्हाट, 9। तो दोस्तों ये लीनियर इक्वेशन हमने 6th 7th 8th स्टैंडर्ड में किया हुआ है, और लीनियर इक्वेशन के हिसाब से, इस इंग्लिश के हिसाब से, इस अंग्रेजी के हिसाब से मैं ये कह सकता हूं कि मेरे बैग में है टोटल 9 क्रीचर्स। इसका मतलब पिजन प्लस स्पैरोस प्लस डक्स, क्या बोला, पिजन्स प्लस स्पैरोस प्लस डक्स, अ टोटल ऑफ 9। कितना, अ टोटल ऑफ 9 बर्ड्स इन द बैग। इतना सिंपल है एंट्रेंस एग्जाम। वो आपसे डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, फॉर्मूलाज नहीं याद करने को कह रहे, वो ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं क्या आप इंग्लिश स्किल्स को इंटरप्रेट करके रिप्रेजेंट कर सकते हो आंसर्स में। दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग, एंड दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन एन एंट्रेंस टेस्ट। तो ये है वो एंट्रेंस एग्जाम का जादू जो आने वाला है। अब अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखूं, तो उस क्वेश्चन की तरफ हम ध्यान देंगे, बट उससे पहले हम इस इंग्लिश को पढ़ने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन में वो ये कह रहा है बहुत सिंपल सा कि 10 पीपल आर इन द क्लासरूम। कितने लोग हैं टोटल, 10 पीपल आर देयर इन द क्लासरूम। ईच वन ऑफ देम शेक हैंड विद ईच अदर जस्ट वंस। कर क्या रहे हैं क्लासरूम में, ये पढ़ तो रही हैं लेकिन साथ में ये हाथ भी मिला रहे हैं, शेक हैंड विद ईच अदर जस्ट वंस। अब ये वाला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट देयर आर 10 पीपल इन द क्लासरूम, दे शेक हैंड विद ईच अदर जस्ट वंस। तो क्या आप मुझे बता सकते हो हाउ मेनी हैंडशेक्स आर पॉसिबल? क्या आप मुझे बता सकते हो हाउ मेनी हैंडशेक्स आर पॉसिबल? क्या आप मुझे बता सकते हो हाउ मेनी हैंडशेक्स आर पॉसिबल? कितने हैंडशेक हो सकते हैं? इस क्वेश्चन को करने से पहले विजुअलाइज करते हैं कि लोग कितने हैं क्लासरूम में। तो बच्चों फटाफट आंसर करो, कितने लोग हैं क्लासरूम में? 10। अब 10 लोग कैसे हो सकते हैं? 10 लोग होंगे मेरे A, B, C, D, E, F, G, H, I और J। कितने लोग हो गए टोटल? J तक 10 लोग हो गए। अब ये 10 लोग क्या कर रहे हैं? ये 10 लोग हैंडशेक कर रहे हैं। ये 10 लोग जब हैंडशेक कर रहे हैं तो हैंडशेक करेंगे E, F, G, H, I और J। करेक्ट। ये 10 लोग हैंडशेक करेंगे। कितनी बार हैंडशेक करेंगे जल्दी से बताओ? वंस, मात्र एक बार। उसके बाद वो चीज रिपीट नहीं होगी। तो अगर चुन्नू मुन्नू से हैंडशेक करेगा, वो एक हैंडशेक होगा या 2 हैंडशेक होगा? वो एक हैंडशेक होगा, क्योंकि चुन्नू और मुन्नू 2 लोग हैं, हैंडशेक तो 1 है। शादी 2 लोगों में होती है, शादी एक ही होती है, लोग 2 होते हैं। तो हैंडशेक जो है वो एक होगा लेकिन लोग 2 होंगे। तो अगर मैं इस प्राणी को पकड़ूं ए को, क्या ए खुद से हैंडशेक कर सकता है? नहीं कर सकता ना। लेकिन ये जो ए है बाकियों के साथ हैंडशेक करेगा, B, C, D, E, F, H, I और J के साथ। तो आप ये देखो ए जो है वो 9 हैंडशेक्स कर रहा है। कितने हैंडशेक कर रहा है? 9। ये हमारा पहला इंसान है जो 9 लोगों के साथ हैंडशेक कर सकता है। करेक्ट। अब लेते हैं दूसरा एग्जांपल बी। क्या बी ए के साथ हैंडशेक कर सकता है? अब नहीं करेगा वो, क्योंकि वो ऑलरेडी यहां पे हैंडशेक कर चुका है। अब जो है बी वो ए के साथ हैंडशेक नहीं करेगा, क्योंकि ये वाली पॉसिबिलिटी हो चुकी है, पहले वो कर चुका है और हमें एक वर्ड दिया गया है वंस। तो बी जो है वो ए के साथ हैंडशेक नहीं करेगा, क्योंकि यहां देखो ए और बी कर चुके हैं यहां पे, तो बी ए के साथ नहीं करेगा। क्या बी खुद के साथ करेगा? नहीं। लेकिन वो सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई और जे के साथ करेगा। सो हाउ मेनी हैंडशेक्स आर पॉसिबल? 8। कितने हैंडशेक्स पॉसिबल है? 8। अब देखो, क्या सी ए के साथ हैंडशेक करेगा? नहीं, क्योंकि सी ए के साथ यहां हैंडशेक कर चुका है। क्या सी बी के साथ हैंडशेक करेगा? नहीं, क्योंकि सी बी के साथ यहां हैंडशेक कर चुका है।
क्या सी खुद के साथ हैंडशेक करेगा? नहीं। तो सी किसके साथ हैंडशेक करेगा? डी, ई, एफ, जी, एच, आई और जे। तो सी ने करे टोटल 7 हैंडशेक्स। कितने हैंडशेक्स करे? 7 हैंडशेक्स। कितने हैंडशेक करे? 7 हैंडशेक्स। तो उसके बाद ये कितने करेगा? 6 हैंडशेक्स। ये कितने करेगा? 5 हैंडशेक्स। ये कितने करेगा? 4 हैंडशेक्स। ये कितने करेगा? 3 हैंडशेक्स। ये कितने करेगा? 2 हैंडशेक्स। और जो आई जे होंगे, आखिरी के 2 लोग होंगे, वो कितना हैंडशेक करेंगे? 1। आई और जे जो लास्ट के 2 लोग होंगे, वो कितना हैंडशेक करेंगे? 1। सो दोस्तों हमारा आंसर होगा 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1। ये है टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स। कितने हैं टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स? 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1। अ टोटल ऑफ 45 हैंडशेक्स। कितने होते हैं? अ टोटल ऑफ 45 हैंडशेक्स। ये आता है एंट्रेंस एग्जाम में। हम सब ने ये 11th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में किया हुआ है। ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है जिसको हमने 10C2 फॉर्मूले से किया है। लेकिन आपको अगर फॉर्मूला नहीं भी आता, आप मैथ्स में अच्छे नहीं भी हो, कॉमन सेंस तो सब में कॉमन होती है। तो क्या ये 10 लोग एक दूसरे के साथ जब हैंडशेक करेंगे तो आंसर होगा 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1। दैट विल मेक अ टोटल ऑफ 45 हैंडशेक्स। आई होप मेरी ऑडियंस को ये समझ में आ रहा है। आई होप मेरे बच्चों को ये समझ में आ रहा है। आई होप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट अब कोई एलियन की तरह आपको गुस्सा नहीं दिला रहा है, ये आपको मॉन्स्टर नहीं लग रहा है। ये बहुत पॉसिबल है बेटा, आपको सिर्फ लैंग्वेज को पकड़ने की जरूरत है। आखिरकार जब आप एंट्रेंस एग्जाम देखते हो तो ये एंट्रेंस एग्जाम में ये स्ट्रीम न्यूट्रल ऑप्शंस होते हैं। साइंस, कॉमर्स, विद मैथ्स, विदाउट मैथ्स, ह्यूमैनिटीज, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कोई भी इसको दे सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप मैथ्स में अच्छे नहीं हो तो नहीं होगा। ये रीजनिंग स्किल्स है, लैंग्वेज स्किल्स है। अब ये देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखने की, समझने की पूरी कोशिश करेंगे हम, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कहता है अ सम ऑफ मनी बिकम्स डबल। क्या बोला? अ सम ऑफ मनी बिकम्स डबल, 2 गुना हो रहा है इन 5 years। कितने सालों में? 5 सालों में। इन हाउ मेनी years will it become 8 times? In how many years will it become 8 times? At simple rate of interest. At what rate of interest? Simple rate of interest. क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन ये कहता है a sum of money becomes double, 2 गुना हो रहा है। कितने सालों में? 5 सालों में। तो मान लो अगर मेरी जेब में 100 रुपीज थे तो वो 2 गुना हो रहे हैं, 200 हो गए। कितने सालों में? 5 सालों में। 5 years में, इसका मतलब 5 years में मैंने कमाए कितने? 100। तभी तो मैं 100 से 200 पे गया, तभी तो मैं 100 से 200 पे गया, क्योंकि 5 years में मैंने कितने कमाए? 100। फिर वो कहता है इन हाउ मेनी years will it become 8 times। अब 100 कितने हो गए? 800। अब 100 कितने हो गए? 800। हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि सिंपल इंटरेस्ट विल रिमेन सेम, पैटर्न हमेशा सेम रहेगा। सिंपल इंटरेस्ट विल रिमेन सेम, पैटर्न हमेशा सेम रहेगा। अब विल इट बिकम 8 टाइम्स। देखो मेरे बच्चों, पहले 100 रुपए 200 हो रहे थे, 5 साल लग गए। अब 100 800 हो रहे हैं, तो कमाए कितने? 700। कमाए कितने? 700। 100 रुपए कमाने के लिए 5 साल, 700 कमाने के लिए, 700 कमाने के लिए 7 टाइम्स हो जाएगा। तो 7 टाइम्स ऑफ 5 years इज इक्वल टू 35 years। 7 टाइम्स ऑफ 5 years इज इक्वल टू 35 years। मैं दोबारा बोलता हूं, अ सम ऑफ मनी बिकम्स डबल, 100 हो जाता है 200। कितने सालों में? 5 सालों में। तो इन 5 सालों में मैंने 100 रुपया कमाया। इन 5 सालों में मैंने क्या कमाया? 100 रुपए। इन हाउ मेनी years विल इट, अब 100 विल बिकम 800। तो अब कितना कमाया? 700। 7 टाइम्स हो गया। अब 5 साल लगते हैं 100 रुपए कमाने के लिए, तो 7 गुना टाइम लगेगा। 7 गुना टाइम इज इक्वल टू हाउ मेनी years? 35 years। हम अगर फॉर्मूले के हिसाब से चलें तो फॉर्मूला तो ये कहता है दैट सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100।
अब PRT अपॉन 100 करोगे तो कहानी अलग आएगी। ये सिंप्लीफाइड वर्जन है। A sum of money 100 will become 200 in 5 years. In how many years will it become 8 times? तो 100 will become 800. 100 will become 800. 700 रुपए कमाने के लिए 7 गुना टाइम लगेगा। 7 गुना टाइम मतलब 35 साल। अब कुछ मेरे महारथी, कुछ मेरे स्टूडेंट्स, कुछ मेरे दिमागदार स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे 100 का 200, 200 का 400 और 400 का 800 क्यों नहीं? अब 100 का 200 5 साल, 200 का 400 5 साल, 400 का 800 5 साल, तो हो गए ना हमारे 15 साल। ये बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट है। क्वेश्चन में क्या लिखा है? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? इंटरेस्ट विल रिमेन सेम। आप जो डबल 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 कर रहे हो, जो आपने 100 का डबल 200 किया, 200 का डबल 400 किया, 400 का डबल 800 किया, वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो सकता है, बट सिंपल इंटरेस्ट तो बड़ा सेम रहने वाला है। और सिंपल इंटरेस्ट की सिमिलैरिटी क्या है? इन एवरी 5 इयर्स 100 रुपीज, इन एवरी 5 इयर्स 100 रुपीज, इन एवरी 5 इयर्स 100 रुपीज। तो 7 टाइम्स ये करना है, तभी तो 700 बनेंगे। और 700 के हिसाब से कितने हो गए? 7 5 35। 700 के हिसाब से कितने हो गए? 7 5 35। इट्स दैट सिंपल। अब देखते हैं एंट्रेंस एग्जाम में और क्या आ सकता है। एंट्रेंस एग्जाम में आता है समथिंग लाइक क्वेश्चंस फाइंडिंग द मिसिंग नंबर्स। अब मिसिंग नंबर क्या है? ये नंबर सीरीज है। नंबर सीरीज हर बार एंट्रेंस एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं और आपको नंबर्स ढूंढने हैं कि ये नंबर्स क्या हैं। अगर मेरा पहला नंबर है 98, मेरा दूसरा नंबर है 72, मेरा तीसरा नंबर है 14, मुझे ढूंढना है फिल इन द ब्लैंक, और लास्ट में है मेरे 0। अब नॉर्मली स्टूडेंट क्या होगा, इसमें एपीजीपी लगाना शुरू कर देगा। नॉर्मली स्टूडेंट इसमें ये देखेगा कि क्या हो सकता है, कौन सी कैलकुलेशन हो सकती है, लेकिन आपको अपनी आईसाइट चेक करानी पड़ेगी इसके लिए। अब आईसाइट कैसे? देखो, पहला नंबर कौन सा है? 98। 98 में डिजिट्स कौन से होते हैं? 9 और 8। तो क्या मैं 9 इंटू 8 कर सकता हूं? अब जैसे ही मैं 9 इंटू 8 करता हूं तो मेरी नजर यहां पड़ेगी 72 पे। नजर कहां पड़ेगी? 72 पे। तो 9 इंटू 8 करने के बाद मेरे पास नंबर आया 72। इसी तरीके से जब मैं 7 इंटू 2 करूंगा तो 7 इंटू 2 जब करूंगा तो क्या आएगा? 14। इसी तरीके से जब मैं 4 इंटू 1 करूंगा तो क्या आएगा? 4। और जब मैं 0 इंटू 4 करूंगा तो क्या आएगा? 0। तो मैं इजीली कह सकता हूं कि यहां पे जो मिसिंग नंबर है वो है 04। क्या है मिसिंग नंबर? 04। ये कॉमन सेंस है, आपकी आईसाइट अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको डिजिट नजर आने चाहिए कि 9 और 8 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसमें कोई मैथ्स नहीं लगेगा, ये प्योर लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसी तरीके से ये बेसिक्स, आपकी बचपन के बेसिक्स सही होने चाहिए। अब मेरा पहला नंबर है 336। 336 क्या है? 7 7 49, 49 7 343। तो 7 का क्यूब होता है 343, और 343 में से जब मैं 7 को माइनस करता हूं तो मेरे पास आता है 336। 336 को मैं लिख सकता हूं 7 क्यूब माइनस 7। कैसे लिख सकता हूं? 7 क्यूब माइनस 7। अब इसके बाद अगला क्या होगा मेरा? अगला होगा 6 क्यूब माइनस 6। तो 6 6 36, 36 माइनस 6 इज 210। तो ये होता है 6 क्यूब माइनस 6। अगला क्या होगा? 120। 120 का मतलब क्या होगा? 5 क्यूब माइनस 5। अगला क्या होगा मेरा? 60। 60 का मतलब 4 क्यूब माइनस 4। 4 4 16, 16 4 64, 64 में से 4 गए तो 60। अब पहला नंबर है 7 क्यूब माइनस 7, अगला नंबर है मेरा 6 क्यूब माइनस 6, अगला नंबर है मेरा 5 क्यूब माइनस 5, अगला नंबर है मेरा 4 क्यूब माइनस 4। तो अगला क्या होगा? अगला क्या होगा? अगला क्या होगा? 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, अगला क्या होगा? जल्दी बताओ। अगला होगा 3। तो आंसर मेरा होगा 3 क्यूब माइनस 3। 3 क्यूब होता है 3 3 9, 9 3 27। अब उस 27 में से 3 माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? 24। एंड दैट्स माय आंसर। सो किड्स, एंट्रेंस एग्जाम में मैंने आपको क्या बोला? कॉमर्स, साइंस, विद मैथ्स, विदाउट मैथ्स, ह्यूमैनिटीज, मेडिकल, नॉन मेडिकल, इट विल नॉट मेक अ डिफरेंस। व्हाट विल मेक अ डिफरेंस इज हाउ गुड आर यू इन योर आईक्यू स्किल्स। हमारी नजर उस लॉजिक को पहचान सकती है, नहीं पहचान सकती। अब आपको ऐसा डाउट भी हो रहा होगा, सर कितने तरीके के क्वेश्चंस हैं? ये टोटल 6 तरीके के क्वेश्चंस हैं। वो मैं आपको कोर्स में बताऊंगा कि हम कैसे कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, स्पीड, डिस्टेंस। ये वही टॉपिक है जो बचपन से आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले बेसिक ग्राउंड रूल्स अपने पक्के कर लेते हैं। और ग्राउंड रूल्स क्या कहते हैं? ग्राउंड रूल्स हमें बचपन से ये पता है कि जो डिस्टेंस होता है दैट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये तो हमें पता ही होना चाहिए। अब इसी के बेसिस पे मैं ये भी बोल सकता हूं कि जो टाइम होता है दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और इसी के बेसिस पे मैं कह सकता हूं जो स्पीड होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम।
अब ये है वो तीन चीजें जो हमें ग्राउंड रूल पता ही होने चाहिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये हम बचपन से जानते हैं। लेकिन बचपन ये एक चीज मैं आपको रिवाइज कराना चाहता हूं, वो ये कहता है कि जो एवरेज स्पीड होती है, क्या बोला मैंने, जो एवरेज स्पीड होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू द टोटल ऑफ डिस्टेंस, आई रिपीट, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू द टोटल ऑफ डिस्टेंस अपॉन द टोटल ऑफ टाइम, आई रिपीट, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू द टोटल ऑफ डिस्टेंस अपॉन द टोटल ऑफ द टाइम। तो ये है हमारा टाइम स्पीड डिस्टेंस का ग्राउंड रूल बिफोर वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या कहता है आप वो देख लेते हैं। क्वेश्चन ये कहता है दैट अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम नोएडा सेक्टर 52 टू गुरुग्राम सेक्टर 52। क्या बोल रहा है, अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम नोएडा सेक्टर 52 टू गुरुग्राम सेक्टर 52 विद अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर्स पर आवर। क्या स्पीड है, 80 किलोमीटर्स पर आवर, एंड कम्स बैक एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर्स पर आवर। तो इसका मतलब जब वो नोएडा से गुड़गांव जा रहा है तो उसकी स्पीड है 80 किलोमीटर्स पर आवर, और जब वो गुड़गांव से नोएडा वापस आ रहा है तब उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर्स पर आवर। लेकिन खूबसूरत बात क्या है कि नोएडा टू गुड़गांव और गुड़गांव टू नोएडा डिस्टेंस क्या है, सेम। खूबसूरत बात क्या है, नोएडा टू गुड़गांव और गुड़गांव टू नोएडा डिस्टेंस क्या है, सेम। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखूं तो एक बार मैं अपने डिस्टेंस को देखने की कोशिश करता हूं। मैं ये जानता हूं कि मेरे आने का डिस्टेंस क्या है, d, तो मेरे जाने का डिस्टेंस भी क्या होगा, d। अब मेरे आने का जो टाइम है वो होगा t1 और मेरे जाने का जो टाइम होगा वो होगा t2। ये टाइम अलग क्यों होगा, क्योंकि स्पीड अलग है। जब जाएगी गाड़ी तेज तो टाइम लगेगा कम, और जब जाएगी गाड़ी धीरे 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 तो टाइम लगेगा ज्यादा। मैं रिपीट कर रहा हूं, जब गाड़ी जाएगी तेज तो टाइम लगेगा कम, और जब गाड़ी जाएगी धीरे धीरे तो टाइम लगेगा ज्यादा। तो ये है बेसिकली डिस्टेंस और टाइम। अब स्पीड हम सब जानते हैं, क्वेश्चन में दे रखी है, जाने की स्पीड है 80, आने की स्पीड है 20। आई रिपीट, जाने की स्पीड है 80, आने की स्पीड है 20। तो ये बेसिक क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है। अब मैं ये जानता हूं दैट एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा मेरा d प्लस डी, ये तो हम जानते ही हैं। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, d प्लस डी। अब आने का टाइम क्या होगा, t1, जाने का टाइम क्या होगा, t2, तो ये होगी मेरी एवरेज स्पीड। लेकिन हमें जब बचपन में पढ़ाया गया है दैट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं t1 की जो वैल्यू होगी, t1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, d अपॉन 80 होगी वैल्यू। t1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, d अपॉन 80। इसी तरीके से t2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, t2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, t2 की वैल्यू हो जाएगी d अपॉन 20, क्योंकि हम ये जानते हैं दैट द टाइम, हम ये जानते हैं दैट द टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये हो गया d अपॉन 80 और ये हो गया d अपॉन 20। आई रिपीट, ये हो गया d अपॉन 80 और ये हो गया d अपॉन 20। अब हम इसको करते हैं आगे सॉल्व। अब ये d प्लस डी हुआ 2d, नीचे हो गया मेरा d अपॉन 80 और साथ में हो गया d अपॉन 20। अब इसको आगे अगर मैं लेके चलूंगा तो हम देखेंगे कि 2d तो रहेगा एज इट इज, आई रिपीट 2d रहेगा एज इट इज, और डिनोमिनेटर में d आ जाएगा कॉमन, और ये रहेगा मेरा 1 अपॉन 80 प्लस 1 अपॉन 20। अब इस पार्ट को जब मैं सॉल्व करूंगा बच्चों, इस पार्ट को जब मैं सॉल्व करूंगा तो d और d हो जाएंगे कैंसिल, और पूरी कैलकुलेशन बिठा के आंसर मेरा आएगा 32 किलोमीटर्स पर आवर। पूरी कैलकुलेशन बिठा के मेरा आंसर आएगा 32 किलोमीटर्स पर आवर। ये इतनी बड़ी कहानी है टू सॉल्व एवरेज स्पीड। आई रिपीट, ये इतनी बड़ी कहानी है टू सॉल्व एवरेज स्पीड। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नॉलेज लाइब्रेरी में आपको शॉर्टकट्स भी सिखाते हैं, और नॉलेज लाइब्रेरी का शॉर्टकट ये कहता है कि जब आने और जाने का डिस्टेंस सेम हो, जब आने और जाने का डिस्टेंस सेम हो, आई रिपीट, जब आने और जाने का डिस्टेंस सेम हो, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा मेरा ट्वाइस ऑफ s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। दोबारा बोलता हूं, जब आने और जाने का डिस्टेंस सेम हो, जब आने और जाने का डिस्टेंस सेम हो तो एवरेज स्पीड हो जाएगी ट्वाइस ऑफ s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2, मतलब ट्वाइस ऑफ स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। आंसर तो तब भी मेरा
32 किलोमीटर पर आवर ही आ रहा है, एग्जैक्टली द सेम। तो यस, जो पुराना तरीका है वो ट्रेडिशनल तरीका है, लेकिन आज जो हम ट्रिक याद करके जा रहे हैं इस वीडियो के बाद वो ये है कि जब आने और जाने का डिस्टेंस सेम हो, क्या बोला मैंने, जब आने और जाने का डिस्टेंस सेम हो, क्या बोला मैंने, जब आने और जाने का डिस्टेंस सेम हो, तो एवरेज स्पीड हो जाएगी मेरी ट्वाइस ऑफ स्पीड 1 स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 प्लस स्पीड 2, ट्वाइस ऑफ स्पीड 1 स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। माय आंसर इज 32 किलोमीटर पर आवर। क्या आंसर है मेरा? 32 किलोमीटर पर आवर, करेक्ट। तो अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस और आगे करने, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में सिर्फ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं आता है, एंट्रेंस एग्जाम में सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग नहीं आता है, एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं कुछ जीके के क्वेश्चंस, एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, उससे पहले हम एक और देखेंगे नंबर बेस्ड क्वेश्चन। और ये नंबर बेस्ड क्वेश्चन जो मैं आपको कराने वाला हूं, ये नंबर बेस्ड क्वेश्चन जो मैं आपको कराने वाला हूं, ये और सिंपल है। और लेट्स लुक एट दिस नंबर बेस्ड क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कहता है चंपू सोल्ड 2 वॉचेस। ये एक प्राणी है हमारा चंपू। क्या है प्राणी हमारा? चंपू। चंपू ने बेची 2 वॉचेस, और ये जो 2 वॉचेस बेची उसने 79,844 रुपीज एंड 23 पैसे ईच। ये वर्ड है आपका ईच, ये वर्ड है आपका ईच, जिसके बेसिस पे क्वेश्चन आएगा। ध्यान से सुनो मेरी बात को। Champu sold 2 watches for rupees 79,844 rupees and 23 paise each. One at a profit of 20%, the other one at a loss of 20%. एक बेचा उसने प्रॉफिट ऑफ 20% और दूसरा बेचा उसने लॉस ऑफ 20%। एक बेचा उसने प्रॉफिट ऑफ 20%, दूसरा उसने बेचा लॉस ऑफ 20%। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे? क्या होगा मुझे बताओ आप, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? आप मुझे बताओ क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? देखने से तो ये लग रहा है सर 20% प्रॉफिट है 20% लॉस है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन मैंने आपको ये वीडियो शुरू होते ही बता दिया था कि एंट्रेंस एग्जाम में जो आंसर दिखता है वो नहीं होता। एंट्रेंस एग्जाम में जो आंसर दिखता है वो नहीं होता। इस आंसर का ग्राउंड रूल क्या है? इस आंसर का ग्राउंड रूल ये है कि जनवरी में मेरी सैलरी थी 100 रुपए। जनवरी में मेरी सैलरी कितनी थी? 100 रुपए। फेब्रुवरी में मेरी सैलरी बढ़ गई 10% से, तो ये कितनी हो गई? 110। मार्च में हो गई 10% कम, मार्च में हो गई 10% कम। अब ये 10% जो कम होगी, अब ये जो 10% कम होगी, ये इसमें से 10% कम होगी। 110 का 10% कितना होता है? 11। अब उसमें से जब माइनस होंगे तो क्या बचा? 99। आप क्वेश्चन देखो, जब जनवरी से फरवरी था तो 10% बढ़ गई। जब जनवरी से फरवरी था 10% बढ़ गई। फरवरी से मार्च क्या हुआ? 10% कम हो गई। तो पहले जो 100 था अब कितना हो गया? 99। तो ओवरऑल इफेक्ट क्या बना? लॉस। ओवरऑल इफेक्ट क्या बना? लॉस। ओवरऑल इफेक्ट क्या बना? लॉस। और इस लॉस को कैलकुलेट कैसे किया? R² अपॉन 100। इस लॉस को कैलकुलेट कैसे किया? R² अपॉन 100। आप मुझे बताओ R क्या यहाँ पे? 10%। पहले कितना बढ़ रहा था? 10%। अब कितना कम हुआ? 10%। तो 10² हो गया। 10² कितना होता है? 100। 100 अपॉन 100 कितना होता है? 1%। देखो है ना 1% का लॉस, देखो है ना 1% का लॉस। तो इसी ग्राउंड रूल पे ये क्वेश्चन होगा। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, रिपीट करता हूं। जनवरी में मेरी सैलरी थी 100 रुपीज की, फरवरी में सैलरी को 20% से बढ़ा दो, 20% से बढ़ा दो, तो ये हो गई ना 120, हो गई ना 120। मार्च में क्या बोला मैंने? मार्च में इसको 20% से कम कर दो, मार्च में इसको 20% से कम कर दो। 120 का 20% कम हो जाएगा तो कितना हो गया? 96। 120 का 20% कम हो गया तो कितना हो गया? 96। फंडामेंटल रूल क्या है? फंडामेंटल रूल क्या है? फंडामेंटल रूल है R² बाय 100। इसका मतलब 400 अपॉन 100। इसका मतलब हुआ ना 4% का लॉस, हुआ ना 4% का लॉस। यस, यही मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा सिखाने का मोटिव आज बहुत सिंपल सा है कि दोस्तों, व्हेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 2, ये देखो यहां पे लिखा है ईच, दोनों घड़ियों को सेम सेलिंग प्राइस पे बेचा जा रहा है। व्हेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 2,
also the profit percent is equal to the loss percent, also the profit percent is equal to the loss percent. जब selling price of 1 is equal to selling price of 2, profit percent is equal to loss percent, case is always and always loss. क्या बोला मैंने? Case is always and always loss. Loss will be at the rate of what? Loss will be at the rate of r square by 100. Loss will be at the rate of r square by 100. यहां पे रेट ऑफ परसेंट क्या दिया हुआ है? 20%. तो लॉस कितना हो जाएगा? 20 स्क्वायर अपॉन 100. 20 स्क्वायर अपॉन 100 कितना होता है? 400 अपॉन 100. तो लॉस कितना हुआ? 4% लॉस. मुझे इस भयंकर वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है. मुझे इस भयंकर वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है. यही मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक एंट्रेंस एग्जाम स्ट्रीम न्यूट्रल चीज होती है. साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, मेडिकल, नॉन मेडिकल, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होता. और इसी के बेसिस पे हम लोग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले हैं एट आरकेजी इंस्टीट्यूट. ठीक है. तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग के हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं. अब ये क्वेश्चन तो देखो हमने बचपन में देखा हुआ है, कोई इतना डिफिकल्ट से नहीं पूछने वाला मैं. अभी तक भी मैंने कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा, बस डिफरेंट क्वेश्चन पूछा है. ये टिपिकल टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग का. लॉजिकल रीजनिंग में क्या होता है? आपका टेस्टिंग होती है एप्टीट्यूड की कि आप कहां तक सोच सकते हो. जैसे क्वेश्चन में ये लिखा है, इफ अनुभव इज रिटन एज WBI CVOB. ये कोडिंग डी कोडिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूं आज मैं आपको. कोडिंग डी कोडिंग में मतलब है इफ अनुभव इज कोडेड एज WBI CVOB. इसका मतलब जो वर्ड है, जो मीनिंगफुल वर्ड है वो अनुभव है. वो तो आप जानते ही हो, मेरा नाम अनुभव है. मीनिंगफुल वर्ड है, अनुभव है. अब वर्ड पे जो कोड है वो कोड है आपका WBI CVOB. करेक्ट. अब अनुभव में टोटल कितने लेटर हैं? अनुभव में लेटर हैं 7 और जो कोड है उसमें कितने लेटर हैं? 7. अब रिलेशनशिप देखो इसमें क्या है. हमें ना ट्रिक पहचाननी है कि रिलेशनशिप क्या है. रिलेशनशिप ये कहता है कि अनुभव का पहला लेटर है A और कोड का दूसरा लेटर है B. A के इमीडिएटली बाद क्या आता है? B. तो A में अब मैं +1 करूंगा B, लेकिन वो लास्ट में लिखा है. तो इसका मतलब पहले का जो रिश्ता है, फर्स्ट वाले का जो रिश्ता है, जो फर्स्ट लेटर का रिश्ता है वो आखिरी वाले लेटर के साथ है. तो A विल बी कोडेड एज B. इसी के साथ दूसरा क्या है? N. वो हो गया सेकंड. N विल बी कोडेड एज O. तो N के बाद क्या आता है? O. थर्ड क्या है? U. और यहां से थर्ड लास्ट क्या है? V. फिर फोर्थ क्या है? B. फोर्थ लास्ट क्या है? C. फिर क्या है यहां पे देखो? H. फोर्थ लास्ट क्या हो गया? I. फिर क्या है? A. यहां पे क्या है? B. फिर क्या है? V. V का नेक्स्ट क्या है? W. तो +1 तो हो रहा है. अब तुम क्वेश्चन देखो, वर्ड है अनुभव, कोड है WBI CVOB. अब वो कह रहा है एक और वर्ड दे रहा हूं तुम्हें मैं, उस वर्ड को बोलते हैं पराग. अब पराग को हम कैसे कोड करेंगे ये देखें. अब पराग को भी हम कैसे कोड करेंगे? P के बाद क्या आता है? जल्दी बताओ. P के बाद अगला वर्ड क्या होता है? Q. लेकिन P के नीचे नहीं आएगा, वो लास्ट में आएगा, क्योंकि पहले लेटर का जो रिलेशन है वो लास्ट के साथ है. सेकेंड लेटर क्या है? A. उसका सेकेंड लास्ट के साथ है B. थर्ड का क्या है? R. S. A. B. G. H. So this is your answer, which is HBSBQ. HBSBQ. तो अगर कोई लिसनर है जिसका नाम है मान लो अंकित, अंकित कैसे कोड होगा? इस लॉजिक से मुझे बताओ अंकित कैसे कोड होगा? A को हम कैसे लिखेंगे? B. N को हम कैसे लिखेंगे? O. K को हम कैसे लिखेंगे? L. I को हम कैसे लिखेंगे? J. और T को हम कैसे लिखेंगे? U. तो बेटा इसे हम कहते हैं कोडिंग डी कोडिंग, जहां पे हम अल्फाबेट्स के बीच में रिलेशनशिप ढूंढते हैं. ये टिपिकल एग्जांपल है आपके लॉजिकल रीजनिंग का, जो एंट्रेंस एग्जाम में आता ही आता है. ऐसा कोई भी मैंने एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं देखा जिसमें लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस ना आते हो. सो लॉजिकल रीजनिंग इज ऑल्सो अबाउट दीज काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स एंड लॉजिक्स. ठीक है.
एंट्रेंस एग्जाम में जैसे मैंने बताया कि नंबर्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, तो ये वाला क्वेश्चन प्योर नंबर्स पे है। अब इसमें देखते हैं लॉजिक और ट्रिक क्या लगती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कहता है आई हैव ₹100। क्या बोला, आई हैव ₹100। तो ये मान लेते हैं कि अनुभव नाम का एक प्राणी है, उस अनुभव के पास आज ₹100 हैं। अनुभव हैज ₹100 और उसके बाद लिखा है पराग हैज ₹120। तो आपके जो पराग सर हैं उनके पास है ₹120। अनुभव के पास कितना है जल्दी से बता दो, 100। जो दूसरा प्राणी है पराग, उसके पास कितना है, 120। पहला क्वेश्चन ये कहता है हाउ मच परसेंट मोर मनी डज पराग हैव। हाउ मच परसेंट मोर मनी डज पराग हैव। तो दो वर्ड मुझे नजर आ रहे हैं, मोर और पराग, मोर और पराग। और तीसरा वर्ड मुझे नजर आ रहा है दैन अनुभव। क्या वर्ड नजर आ रहा है, दैन अनुभव। तो परसेंटेज को गोली मारो, पहले ये बताओ कितना अमाउंट ज्यादा है। ₹20 ज्यादा है। किससे ज्यादा है जल्दी से बताओ, अनुभव से ज्यादा है, तो बेस में अनुभव आ जाएगा। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, इनटू 100। आंसर मेरा क्या आया, 20%। आंसर मेरा क्या आया, 20%। तो अनुभव के पास जो है वो ₹100 है, पराग के पास ₹120 है। परसेंटेज को गोली मारो, कितना अमाउंट ज्यादा है, ₹20 ज्यादा है। किससे ज्यादा है, 100 से ज्यादा है। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, इनटू 100। तो हो गया ना पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व, करेक्ट। लेकिन अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन ये कहता है हाउ मच परसेंट लेस मनी। क्या है, हाउ मच परसेंट लेस मनी। हाउ मच परसेंट लेस मनी डज अनुभव हैव देन पराग। तो अब ये देख रहे हैं कि अनुभव के पास कितना कम पैसा है, अनुभव के पास कितना कम पैसा है। तो अनुभव के पास कम कितना है, ₹20 कम है। बट किससे कम है, पराग से कम है। तो बेस में कौन आ जाएगा, 120। और इंटू जब 100 करूंगा तो आंसर आएगा 16.6%। क्या आंसर आएगा, 16.6%। क्योंकि जिंदगी में एक रूल ये कहता है कि अगर मैं आपसे 1/n बड़ा हूं, अगर मैं आपसे 1/n बड़ा हूं, 1/n का मतलब है 20/100, जिसका मतलब हुआ 1/5। अगर मैं आपसे 1/n बड़ा हूं, अगर मैं आपसे 1/n बड़ा हूं, तो आप मेरे से 1/n+1 छोटे हो गए। 20/120 कितना होता है, 1/6। 20/120 कितना होता है, 1/6। तो 1/6 क्या होगा, 1/5+1। इसका मतलब 1/n+1। देखो दोस्तों, अगर मैं आपसे 1/n बड़ा हूं, अगर मैं आपसे 1/n बड़ा हूं, तो आप मेरे से 1/n+1 छोटे हो गए। अगर मैं आपसे 1/n बड़ा हूं, अगर मैं आपसे 1/n बड़ा हूं, तो आप मेरे से 1/n+1 छोटे हो गए। ये इनवर्स रिलेशनशिप है। नहीं समझ में आया तो इसको देखो ध्यान से। मेरे पास है ₹100, पराग सर के पास है 150। कितना परसेंटेज ज्यादा हुआ, 50/100 ज्यादा हुआ। 50/100 कितना होता है, 50%। क्योंकि ये क्या हो गया, 1/2। ये क्या हो गया, 1/2। और कितना परसेंट कम है, ₹50 कम है। किससे कम है, 150 से कम है। इसका मतलब क्या हुआ, 1/3। 1/3 का मतलब क्या हुआ, 33.3%। क्या मतलब हो गया इसका, 33.3%। तो दोस्तों एक है मेरा 1/2, एक है मेरा 1/2, दूसरा है मेरा 1/3। क्योंकि ये बड़ा है 1/n, तो ये छोटा होगा 1/n+1। इसी को तो कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। यही सिखाना है, इनवर्स रिलेशनशिप। और ये एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन कैसा दिखता है, एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन दिखता है कुछ ऐसा सा। एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब एंट्रेंस एग्जाम क्या बोलता है, एंट्रेंस एग्जाम ये बोलता है दोस्तों, इफ द प्राइस ऑफ द शुगर, क्या बोला, इफ द प्राइस ऑफ द शुगर इज इंक्रीज्ड, इफ द प्राइस ऑफ द शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20%। तो जो प्राइस है, जो प्राइस है उसको 20% से बढ़ा दिया गया। 20% का मतलब है 1/5 से बढ़ा दिया गया। क्योंकि देखो ना 20% को कैसे बोलेंगे, 20/100। तो 20/100 का मतलब है 1/5 से बढ़ा दिया गया। अब प्राइस बढ़ा दिया गया 1/5 से, तो क्वांटिटी विल बी डिक्रीज्ड बाय, क्वांटिटी विल बी डिक्रीज्ड बाय, क्वांटिटी विल बी डिक्रीज्ड बाय सच दैट द एक्सपेंडिचर रिमेन्स द सेम। एक्सपेंडिचर क्या है, कांस्टेंट है, दोनों बारी में क्या रहता है, सेम।
प्राइस को 20% से बढ़ा दिया गया तो क्वांटिटी को कितने से कम कर दिया जाएगा? हम जानते हैं कि प्राइस और क्वांटिटी इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जब चीज महंगी होगी तो कम बिकेगी, जब चीज महंगी होगी तो कम बिकेगी। सोना जितना महंगा होगा उतना कम बिकेगा, सोना जितना सस्ता होगा उतना ज्यादा बिकेगा। तो इनवर्स रिलेशनशिप के हिसाब से क्या हुआ? प्राइस हो गया 1/5, प्राइस क्या हो गया? 1/5। अगर प्राइस 1/5 है तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी? 1/6, विच इज इक्वल टू 16.6%। आ गया ना बिना इक्वेशन बनाए हुए? तो यही मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। इट इज अ रिलेशनशिप ऑफ 1/n एंड 1/n+1। हम इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे परसेंटेजेस के चैप्टर में, जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पार्ट है। बट उससे पहले एंट्रेंस एग्जाम से और फेमिलैरिटी बढ़ाते हैं और देखते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। एंट्रेंस एग्जाम में आपसे अंग्रेजी भी पूछी जाएगी, और अंग्रेजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है विच इज कॉल्ड वर्ड मीनिंग्स। क्या हम पूरी डिक्शनरी याद कर ले? क्या हम पूरी ऑक्सफोर्ड याद कर ले? बिल्कुल भी नहीं। आप वर्ड के रूट्स को समझो। तो क्या बोला मैंने? वर्ड के रूट को पकड़ेंगे। जैसे पहला वर्ड है हमारे सामने एसिडुअस, तो इसके हम रूट को पकड़ेंगे और अपनी मेमोरी के लिए कुछ ना कुछ एक टूल बनाएंगे जो इनोवेटिव सा होगा। जैसे पहला वर्ड हमने पकड़ा एस, एस का मतलब क्या होता है? गधा। फिर मैंने क्या पकड़ा? आए, आए का मतलब मैं गधा। फिर मैंने क्या वर्ड पकड़ा? डू, राइट। तो मैंने जब ये डू पकड़ा तो इसका मतलब हम सब गधे, और अस मतलब हम। अब क्या हो गया ये? एज आई डू अस, एस का मतलब गधा, मैं गधा, डू मतलब भाई काम करो, काम, डू समथिंग, और अस का मतलब है हम सब। तो जब मैं इसको पकड़ता हूं एज आई डू अस, तो इसका मतलब होगा गधे की तरह काम करना। जब मैं और हम सब गधे की तरह काम करेंगे उसको हम बोलेंगे एसिडुअस। क्या बोलेंगे हम उसको? एसिडुअस, करेक्ट। तो अपने वर्ड को तोड़ो और देखो वो क्या रूट है। जैसे अगर मैं इस वर्ड को पकड़ूं डेलीरम, अब ये डेलीरम को मैं कैसे याद कर सकता हूं? डेलीरम को याद करने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं डेली, क्या मैं डेली रम पीऊंगा? मैं डेली रम पीऊंगा। जो डेली रम पीता है उसका मतलब है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। देखो ना, चाहे डिलेमा हो वो भी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, या फिर डेली रम हो वो भी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। तो ये जो वर्ड रूट है वो वर्ड रूट क्या हुआ? वर्ड रूट हुआ डेली। डेली मतलब स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। अब देखो तीसरा अगर मुझे वर्ड याद करना होगा तो मैं क्या करूंगा? मैं तीसरे वर्ड को याद करने के लिए और कोई इनोवेटिव टूल लूंगा, और तीसरा वर्ड जो इनोवेटिव हो सकता है वो क्या हो सकता है? पैलेटेबल। पैलेटेबल मतलब, पैलेटेबल का मतलब है मेरी टेबल के ऊपर जो प्लेट पड़ी है, मेरी टेबल के ऊपर जो प्लेट पड़ी है उसमें बहुत ही टेस्टी खाना है। तो पैलेटेबल का मतलब है टेस्टी। पैलेट होती है आपकी जीभ, राइट। तो वर्ड रूट यहां पे क्या हुआ? पैलेट। यही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, या फिर जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, वर्बल एबिलिटी, अंग्रेजी, यही तो है आपके सीयूईटी का जनरल टेस्ट और लैंग्वेज। अगर आपको सीयूईटी के जनरल टेस्ट और लैंग्वेज के लिए प्रिपेयर करना है तो आपको ये सारे सिलेबस कवर करने पड़ेंगे जो मैंने लिखे हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ये सारे टॉपिक्स, नंबर सिस्टम, परसेंटेजेस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेजेस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, अलजेब्रा, अरिथमेटिक, यहां तक कि आपको थोड़ा थोड़ा डेटा के बारे में क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे, या फिर आपको करना पड़ेगा लॉजिकल रीजनिंग में सिलोजिज्म, स्टेटमेंट असम्पशन, ब्लड रिलेशन, अरेंजमेंट, सीरीज। ये सारी की सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी ताकि आप बन पाओ एक एवेंजर। और एवेंजर क्या करते हैं? एवेंजर हमेशा जीतते हैं। एवेंजर का मतलब होता है विक्ट्री। और पराग सर आपके लिए लाए हैं एवेंजर्स बैच, जिसमें आप चाहो तो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, वो भी 50% से ज्यादा डिस्काउंट है इस टाइम पे। या फिर आप प्रिपेयर कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, या फिर आप प्रिपेयर कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज के लिए। पूरे साल 12th में हमारे साथ रहो और अपनी सीयूईटी की लैंग्वेज को, सीयूईटी के जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को प्रिपेयर करो। कोई किसी को फोर्स नहीं कर रहा कि आपने दोनों लेने हैं, आप इसको अलग अलग भी कर सकते हो, लेकिन पूरे साल पढ़ो ताकि सीयूईटी में अच्छे मार्क्स लाके अपनी अपॉर्चुनिटीज को एक्सेल कर सको। और दोस्तों, ये पूरे साल तो आप पढ़ोगे जब आप 12th में होगे, लेकिन 12th के बाद जो बोर्ड एग्जाम्स होंगे और जो 40 डेज बच जाएंगे, उन दिनों में भी आप हमारे साथ होगे। क्योंकि हमारा ये मानना है कि इतना सारा सिलेबस जो आप देख रहे हो,
ये बोर्ड एग्जाम्स के बाद 40 दिन में पॉसिबल नहीं है, तो क्यों ना पूरे साल हमारे साथ रह के अपनी लैंग्वेज को, जनरल एबिलिटी टेस्ट को स्ट्रॉन्ग करो। तो दोस्तों हम मिलेंगे आपको क्लासेस में, ये वीकेंड क्लासेस होंगी सैटरडे और संडेज को ड्यूरिंग योर 12th। एक बार जब आपके बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, आपके प्री बोर्ड्स के आसपास जनवरी में ये क्लासेस रुक जाएंगी और फिर दोबारा शुरू होंगी आफ्टर योर बोर्ड एग्जाम्स। तो मिलेंगे हम आपको क्लासेस में। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया हो, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। जुड़े रहे हमारे साथ ताकि हम आपको और इंसाइट्स दे पाए सीयूईटी के बारे में। थैंक यू सो मच।